अहमदाबाद में विमान दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया के विमान को आरंभिक जांच रिपोर्ट जवाब से कहीं अधिक सवाल उठाने वाली है। आज हम बात करने जा रहे हैं अहमदाबाद विमान हादसा, उड़ान संख्या AI-171 की दुर्घटना पर एक रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट वास्तविक समाधान से अधिक प्रश्नवाचक चिन्ह की बढ़ोतरी करती है, सवाल उठाने वाली है। इसमें अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रही उड़ान संख्या AI-171 की दुर्घटना से जुड़ी ये रिपोर्ट पहली नज़र में ही पूर्वाग्रह से ग्रसित नज़र आती है। इसमें किसी न किसी तरह से पूरा दोष उन पायलटों पर मढ़ने का प्रयास किया गया है जो पायलट उस विमान को उड़ा रहे थे। तथ्यात्मक रूप से रिपोर्ट तो यही बताती है कि टेक ऑफ यानी उड़ान भरते समय इंजन बंद हो गए थे। ऐसी स्थिति में रेट रैम एयर टरबाइन स्वाभाविक रूप से सक्रिय हो जाता है। रेट असल में एक आपातकालीन उपकरण है जो विमान के दोनों इंजनों के बंद होने की स्थिति में आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। उसमें विमान की गति से चलने वाली हवा के उपयोग से ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। रेड फ्यूल स्विच वाल्व को कट ऑफ करने की स्थिति में सक्रिय नहीं होता। वैसे भी पायलट इतने मूर्ख नहीं होते कि दोनों इंजनों के फेल हो जाने की स्थिति में फ्यूल की कट ऑफ कर दे। फ्यूल कट ऑफ का तर्क तभी गली उतरता है जब अंतिम उपाय के रूप में अपनी जान बचाने के लिए पायलट इंजनों को दोबारा चालू करने का प्रयास करता है। आरंभिक जांच रिपोर्ट में चालक दल की आपसी बातचीत को लेकर रहस्य बुनने की मंशा थी, बहुत चौंकाने वाली है। ये संभव ही नहीं कि ऐसी स्थिति में दौरान कॉकपिट में कोई हलचल ना हुई हो। ऐसी परिस्थितियों में इतना शांति कैसे हो सकता है? हम आपको बता दें कि कॉकपिट वो स्थान होता है जहां से पायलट विमान का संचालन करते हैं, विमान को उड़ाते हैं, विमान की टेकऑफ करते हैं, विमान की लैंडिंग करते हैं। अर्थात कॉकपिट वह स्थान है जहां पर विमान को चलाने वाले पायलट बैठते हैं, उसे कॉकपिट कहा जाता है। तो यदि किसी विमान में कोई इमरजेंसी हो, विमान में समस्या हो, तो उस स्थिति में विमान को उड़ाने वाले पायलटों के मस्तिष्क में क्या बात आ रही है, क्या बात नहीं आती है, या इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, घर के बाहर किसी भी प्रकार की परेशानी हो और आपके घर में आग लग गई हो, तो घर के अंदर आप शांति से सो नहीं सकते हैं, अपितु आनन फानन जल्दीबाजी में घर के सारे सदस्य उस आग से बचने की प्रयास करते हैं, जितना संभव हो सके उस आग से बचने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी प्रकार से विमान उड़ान संख्या AI-171 में जब विमान में इमरजेंसी हुई, विमान में गड़बड़ी हुई, तो कॉकपिट में रहने वाले पायलटों की बातचीत भी एकदम तीव्रता के साथ और प्रत्येक उन संभावनाओं के साथ कि एक पायलट एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, तो उस बातचीत को आधार मानकर किसी भी रिपोर्ट को कैसे साझा किया गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में इतनी शांति तो नहीं हो सकती कि वे दोनों पायलट आपस में चुपचाप हो सके। जाहिर है कि कुछ पहलुओं को जानबूझकर छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह रिपोर्ट लिखी गई है उसका भाव तो यही संकेत करता है कि यह कुछ और नहीं बल्कि विमान दुर्घटना के लिए पायलटों को दोषी ठहराने का गुप्त प्रयास किया है। लेकिन भारतीय पायलट एसोसिएशन ने इस रिपोर्ट को नकार दिया है, इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है। अर्थात वे पायलट जो फाइटर प्लेन से लेकर एरोप्लेन तक या पैसेंजर प्लेन, कार्गो प्लेन, पैसेंजर
कार्गो प्लेन, सिविल प्लेन, फाइटर प्लेन उड़ाने वाले वे पायलट जो विमान उड़ाते हैं, वैसी स्थिति में यदि वे इस प्रकार की रिपोर्ट देखते हैं तो लाजमी सी बात है कि वे इस रिपोर्ट को स्वीकार ही नहीं करेंगे। ये बात तो सत्य है। दूसरी बात, आप उन व्यक्ति को सिखा रहे हैं, उस व्यक्ति को विमान में हुई तकनीकी खराबी के बारे में सिखा रहे हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन के कम से कम 12 से 15 घंटे, कभी कभी 18 से 20 घंटे पायलट बनकर विमान उड़ाकर विमान को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर टेकअप करके लैंडिंग करते हैं और समय समय पर विमान की मरम्मत भी करते हैं। ये बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक ट्रैक्टर चलाने वाला व्यक्ति समय समय पर अपने उस ट्रैक्टर की मरम्मत खुद ही करता है। पाना, पेंचिस, नट, बोल्ट, इंजन, साका, और जब उससे स्थिति नहीं संभलती तब वह अधिक एक्सपर्ट के पास लेकर जाता है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक ट्रैक्टर का चालक या ड्राइवर का चालक अपने ट्रैक्टर को खुद से ठीक करने का प्रयास करता है। यदि वह एक्सपर्ट हो गया है तो आप उस पायलट को बता रहे हैं कि विमान हादसा कैसे हुआ। जो पायलट अपने जीवन के लगातार 18 से 20 घंटे, एक दिन के 24 घंटे होते हैं, तो उस 24 घंटे में से 18 से 20 घंटे जो पायलट विमान चलाते हैं, आप उस पायलट को समझा रहे हैं कि विमान में तकनीकी हादसा कैसे हुआ, तकनीकी खराबी कैसे हुई और उस तकनीकी खराबी के कारण विमान हादसा हुआ। इसलिए भारतीय पायलट एसोसिएशन ने उस रिपोर्ट को नकार दिया, उस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब ये भी बताया जा रहा है कि जब जांच के किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने में अभी और 3 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लग सकता है, तो फिर बोइंग एवं इंजन बनाने वाली कंपनी जीई को संदेह के दायरे से दूर रखा जा रहा है। आखिर क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे साइकिल का पहिया, साइकिल का जो पहिए होते हैं, चैन गिर जाती है तो हम खुद से उस चैन को लगाने का प्रयास करते हैं, और जब साइकिल में कुछ खराबी आती है तब हम उसे साइकिल स्टोर के या साइकिल बनाने वाले मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं। तो जो कंपनियां इतनी बड़ी विमान हादसा AI-171 हुई है, तो उस विमान को बनाने वाली जो कंपनी है जीई कंपनी, बोइंग एवं इंजन बनाने वाली कंपनी जीई के एक्सपर्ट को भी लाइए, और एक्सपर्ट को लाने के बाद आप उनसे विचार विमर्श करिए कि आखिर किन किन परिस्थितियों में इस प्रकार से हादसे हो सकते हैं और इस प्रकार के हादसे होने की संभावनाएं क्या है। क्योंकि जो व्यक्ति किसी चीज़ का निर्माण करता है, जो व्यक्ति किसी मशीन का निर्माण करता है, वो व्यक्ति वही जान सकता है कि आखिर किन किन परिस्थितियों पर ये मशीन फेल हो सकती है। और तीसरी बात, जांच रिपोर्ट को रात करीब 2 बजे जारी करने का क्या मतलब। जब इस दुर्घटना से सर्वाधिक प्रभावित भारत और ब्रिटेन जैसे देशों में कामकाज करीब करीब बंद हो जाता है। रात को ब्रिटेन में कामकाज बंद हो जाते हैं, भारत में भी कामकाज बंद हो जाते हैं। चौथी बात, पायलट सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और उससे जुड़े एक्सपर्ट के अलावा ऑडिटर और जांचकर्ताओं के लिए किसी उड़ान के 2 सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं। पहला टेकअप, जब विमान जमीन से ऊंचाई की ओर उड़ता है, और दूसरा लैंडिंग, जब विमान ऊंचाई से या आसमान से ज़मीन पर आती है। जब विमान जमीन से आसमान की ओर उड़ता है उसे टेकअप कहते हैं, और जब विमान आसमान से ज़मीन की ओर आती है उसे लैंडिंग कहते हैं। इस दौरान पूरा ध्यान विमान को करीब 2000 फीट तक मैनुअली उड़ाने पर होती है। ध्यान देना मेरी बातों को। इस दौरान पूरा ध्यान
विमान को करीब 2000 फीट तक मैनुअली उड़ाने पर होती है, जिसके लिए हाथ से ही सभी प्रकार के उपकरण को चलाना पड़ता है। इसके बाद ही विमान ऑटो पायलट की अवस्था में आ सकता है। थ्रस्ट सेटिंग भी मैनुअल होती है। थ्रस्ट सेटिंग भी मैनुअल होती है। याद रखना, किसी भी विमान को जमीन से ऊपर उड़ाने के लिए प्रेशर की आवश्यकता, एनर्जी की आवश्यकता होती है, और वो एनर्जी मिलती है फ्यूल से। फ्यूल मतलब होता है ईंधन। जब कोई विमान जमीन से आकाश की ओर उड़ती है तब उसे सबसे अधिक थ्रस्ट की आवश्यकता होती है। जमीन से किसी भी चीज़ को ऊपर उठाने के लिए जिस शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है वो थ्रस्ट होती है, उसे थ्रस्टिंग कहते हैं। तो थ्रस्ट सेटिंग भी मैनुअल होती है, और इस प्रयास में पूरा फोकस विमान से जुड़ी अहम नियंत्रण प्रणालियों पर ही होती है। चूँकि ये रिपोर्ट एक व्यापक परिचालन वाली बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान से जुड़ी है, तो पूरी दुनिया के लिए उसके गहरे अर्थ हैं। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि फ्यूल वाल्व स्विच कट यानी निष्क्रिय कर दिए गए थे। स्विच कट ऑफ यानी निष्क्रिय कर दिए गए थे। इसके दूर दूर तक कोई संभव नहीं दिखते कि कोई भी पायलट विशेष रूप से टेक ऑफ के दौरान और जब उसे सबसे अधिक थ्रस्ट की आवश्यकता होगी तब वह फ्यूल स्विच से कोई छेड़छाड़ करेगा। ध्यान देना, थ्रस्ट की आवश्यकता कब होती है? थ्रस्ट की आवश्यकता सबसे अधिक होती है जब कोई विमान जमीन से आसमान की ओर उड़े। उस समय गुरुत्वाकर्षण को निष्क्रिय करने के लिए या गुरुत्वाकर्षण को कम करने के लिए थ्रस्टिंग की आवश्यकता होती है। गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को कम करने और विमान को ऊंचाई पर ले जाने या विमान के संतुलन बनाने के लिए सबसे ऊपर जो स्थिति होती है ले जाने की, उसे थ्रस्टिंग कहते हैं। तो टेकअप के दौरान थ्रस्टिंग की आवश्यकता होती है, और थ्रस्टिंग के लिए आवश्यक होता है फ्यूल या ईंधन, जिससे एनर्जी बनती है, एनर्जी मिलती है। अब फिर बात आती है कि फ्यूल वाल्व स्विच पर संकेतक होता है और इसमें विसंगति हो सकती है। अमेरिका के संघीय विमानन प्रशासन FAA ने भी कहा है कि इस दौरान अमूमन कॉकपिट के फ्रंट पैनल में लगे लैंडिंग गियर उठाने या फ्लैप्स उठाने पर जोर रहता है। ध्यान देना, फ्यूल स्विच में कोई छेड़छाड़ करने से पहले क्या ये संभव है? जब विमान जमीन से ऊपर उठता है तो उस समय कॉकपिट के फ्रंट पैनल में लगे लैंडिंग गियर उठाने या फ्लैप्स उठाने पर जोर रहता है, अर्थात जो पहिए आगे की कॉकपिट के भाग में लगे होते हैं, जो पहिए आगे की ओर लगे होते हैं उसके जस्ट ऊपर होते हैं कॉकपिट, जहां पर पायलट बैठकर विमान का संचालन करता है, विमान उड़ाता है। तो उस कॉकपिट के फ्रंट पैनल में लगे लैंडिंग गियर उठाने या फ्लैप्स उठाने पर जोर रहता है। ऐसे में अगर फ्यूल वाल्व स्विच को कट ऑफ स्थिति में ले जाने के लिए वापस मोड़ने की वजह बताई जाए तो ये गहन जांच का विषय है। स्विच को कट ऑफ स्थिति में ले जाने के लिए वापस मोड़ने की वजह बताई जाए तो ये गहन जांच का विषय है कि आखिर ये कैसे संभव है। अब बात आती है कि फ्यूल वाल्व स्विच पर संकेतक भी होते हैं कि इसमें विसंगति हो सकती है, अर्थात फ्यूल वाल्व स्विच पर संकेतक होते हैं, मॉनिटरिंग लाइट होती है, पॉइंट होती है। जैसे ही फ्यूल वाल्व स्विच पर किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो बता दिया जाता है कि यहाँ पर इस प्रकार की समस्या आने वाली है। तो अमेरिका के संघीय विमान प्रशासन FAA ने माना भी है कि अमेरिका के संघीय विमान प्रशासन ने इस बात को स्वीकार किया है कि 2018 में वायु परिवहन के मोर्चे पर एक सावधान करने वाले बुलेटिन में कहा था कि कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें फ्यूल स्विच अपने आप ही कट ऑफ स्थिति में चला गया। उसमें जापान और यूरोपीय विमानन सेवाओं से जुड़े मामलों का संदर्भ भी था।
मेरे विचार में अगर स्विच में कोई खराबी थी तो यही दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। ऐसे में NTSB, FAA, ESSA अलावा ASIB जैसी एजेंसियों को भी जांचने परखने की आवश्यकता है कि फ्यूल स्विच क्यों कट अवस्था में चले गए, क्योंकि कोई पायलट ऐसी मूर्खता नहीं करेगा कि उड़ान के जिस पड़ाव पर उसे सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो तो वह उसके स्रोत को ही बंद कर दे। उचित होगा कि हम समग्र या व्यापक जांच रिपोर्ट के सामने आने की प्रतीक्षा करें। AI-171 उड़ान हादसे में जुड़ी आरंभिक रिपोर्ट पर गौर करें तो यदि फ्यूल कट ऑफ स्विच अपने आप ही हरकत में आ गए तो यह उन तमाम विमानन कंपनियों के लिए सतर्कता बढ़ाने का समय है जो ड्रीमलाइनर 787 विमानों से परिचालन कर रही है। उन्हें फ्यूल स्विच प्रणालियों की सघन समीक्षा और व्यापक जांच पड़ताल करनी होगी। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर व्यापक डिजिटल एवं सॉफ्टवेयर प्रणाली पर संचालित विमान, जिसे निरंतर रूप से सिस्टम अपडेट एवं सिक्योरिटी पैच की भी आवश्यकता होती है। अगर फ्यूल स्विच कट ऑफ हो गए तो इसके पीछे के कारणों को भी तलाशना होगा। स्वाभाविक तौर पर इसमें तमाम जटिलताएं आएंगी, लेकिन इस काम को पूरी करने की प्रक्रिया में सभी जांच एजेंसियों की कोई कोर कसर शेष नहीं रखनी चाहिए। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इस जांच के दायरे में उन अन्य अनेक कंपनियों और नियामकों को भी जोड़ना चाहिए जो 787 विमानों के परिचालन से जुड़े हुए हैं। वे ही बता पाएंगे कि आखिर उनकी बनाने वाली इंजन फेल कैसे हुआ, किन किन कारणों से उनके फेल होने की संभावना है। तो ये वीडियो आपको, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपके भाग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा और भारत की वायु परिवहन सेवाओं के अंतर्गत विशेष रूप से इसमें जो पॉइंट्स बताए गए हैं ये भारत के वायु परिवहन सेवा और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक से धन्यवाद।